10 का लेसन 2 है। इसका नाम है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प की शक्ति। कितना शक्तिशाली है यह शब्द, एक छोटा सा वर्ड जिसका नाम है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू, पहले मैं आपके लिए इसको पढ़ के बताऊंगी। यू हैव टू लिसन इट केयरफुली, आपको बहुत ध्यान पूर्वक उच्चारण सुनना है, कहाँ पॉज करना है, कहाँ आगे बढ़ना है, कब फुल स्टॉप है तो उसमें कहाँ रुकना है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखते हुए इसको सुनना है। आफ्टर रीडिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, पहले मैं पढ़ूंगी और उसके बाद मैं आपको उसका अर्थ बताऊंगी। Let's begin. The little country schoolhouse was heated by an old-fashioned pot-bellied coal stove. A little boy had the job of coming to school early each day to start the fire and warm the room before his teacher and his classmates arrived. One morning, they arrived to find the schoolhouse engulfed in flames. They dragged the unconscious little boy out of the flaming building, more dead than alive. He had major burns over the lower half of his body and was taken to the nearby country hospital. From his bed, the dreadfully burnt, semi-conscious little boy faintly heard the doctor talking to his mother. The doctor told his mother that her son would surely die, which was for the best, really, for the terrible fire had devastated the lower half of his body. पहले हम इन 3 पैराग्राफ्स का अर्थ समझेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की स्लाइड पे इसको कंटिन्यू करेंगे। आपने देखा कि मैंने किस प्रकार इसको रीड किया, आपको बार बार सुनना है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, बार बार इसको सुनिए और उसके बाद आप इसको स्वयं रीड करने का प्रयास करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट फॉर यू, अब मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी। द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस, स्कूल हाउस से मतलब है स्कूल की बिल्डिंग, कंट्री मतलब छोटा सा शहर। द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वॉज हीटेड बाय एन ओल्ड फैशन्ड यानी पुराने प्रचलन का, जो चीज पुराने फैशन की होती है, पुराने समय की होती है, उसे हम कहते हैं ओल्ड फैशन। हीट यानी गर्म करना। स्कूल की इमारत को पुराने फैशन वाले पॉट बेलीड कोल स्टोव से गर्म किया जाता था। पॉट बेलीड, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉट बेलीड? पॉट बेलीड का अर्थ आपको इस चित्र के माध्यम से देखिए समझ में आएगा। टुवर्ड्स योर राइट हैंड, मैंने यहाँ पे आपको अपनी लाइट दिखा रही हूँ, यू कैन सी, ये एक सिगड़ी नुमा स्टोव है जिसको अंगारे और लकड़ी से जलाया जाता है। इसका जो आकार है वो पॉट के तरह है, घड़े के तरह है। और बेली मतलब बेली हम कहते हैं हमारे स्टमक को, टमी को। तो इसका जो आकार है वो क्योंकि टमी के आकार का है, इसीलिए इसको पॉट बेलीड स्टोव कहा जाता है। तो स्कूल हाउस को पॉट बेलीड कोल का मतलब है कोयला, कोयले से जलाया जाता था। और कौन जलाता था उसको? A little boy had the job of coming to school early यानी जल्दी, coming यानी आना, जॉब यानी काम। एक लिटिल बॉय, एक छोटा सा बालक था, उसको ये काम दिया गया था कि वो स्कूल जल्दी आए, ईच डे यानी प्रतिदिन, टू स्टार्ट द फायर और आकर उसमें आग जलाए, एंड वार्म द रूम और जो रूम है उसको गर्म करे। वार्म यानी गर्म करना। बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स अराइव, इससे पहले कि स्कूल में टीचर्स और उसके साथी आए, उसका काम था कि वो विद्यालय की इमारत को, क्लासरूम्स को गर्म कर दे। One morning they arrived to find the schoolhouse engulfed in flames. एक दिन जब वे लोग स्कूल आए तो उन्होंने देखा कि स्कूल की इमारत जो थी उसमें फ्लेम्स निकल रही थी। फ्लेम्स यानी ज्वालाएं, आग की लपटें, और स्कूल की इमारत engulfed यानी उससे पूरी घिरी हुई थी। They dragged the unconscious little boy. उन्होंने जल्दी से उस बेहोश अवस्था में पड़े बॉय को, लिटिल बॉय को, छोटे से बालक को ड्रैग करके घसीट कर निकाला आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग, लपटे उठने वाली बिल्डिंग से, मोर डेड देन अलाइव, जो कि ज्यादा मृत था ना कि जीवित।
He had major burns over the lower half of his body. उसके शरीर के निचले भाग में major burns यानी बहुत ही गहरे घाव थे जलने के, and was taken to the nearby country hospital. और उसे जल्दी ही समीपस्थ nearby यानी सबसे पास के country hospital अस्पताल में ले जाया गया. From his bed, the dreadfully burned semi-conscious little boy, बिस्तर पर जब वो था तब उसने अपनी जली हुई अवस्था में आधा होश और आधा बेहोशी में सुना. Faintly heard, क्या सुना उसने? The doctor talking to his mother, कि डॉक्टर उसकी माँ से यह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? The doctor told his mother that her son would surely die, कि उनका जो सन है, सन यानी पुत्र, surely यानी बिल्कुल पक्का, die यानी मर जाएगा. Which was for the best, जो कि बेहतर ही है क्योंकि वो इतनी बुरी तरह से जल चुका है. Really, for the terrible fire, जो आग थी, फायर यानी आग, had devastated the lower half of his body. Devastated यानी नष्ट कर देना. Lower half शरीर का निचला हिस्सा, उसके बॉडी का, उसके शरीर का जो निचला हिस्सा था, आग उसको बुरी तरह से नष्ट कर चुकी थी. तो डॉक्टर का कहना था उसकी माँ से कि या तो उसका बेटा मर जाएगा और मरना ही उसके लिए बेहतर है क्योंकि उसके शरीर में निचले भाग में बहुत ही ज्यादा गहरे घाव आए हैं. तो देखा आपने, मैंने आपको इन 3 पैराग्राफ्स को रीड करके बताया और उसके बाद उनको मैंने आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करके बताया. अब मैं आपको इसके इस 3 पैराग्राफ पे आधारित जो प्रश्न है मैं वो बताती हूँ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय. ये फर्स्ट पैराग्राफ में है इसका आंसर. व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, छोटे बालक की ड्यूटी क्या थी? योर आंसर इज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वाज to come early to the school and fire the pot-bellied coal stove and warm the room before his teacher and classmates arrived. छोटे से बालक की ड्यूटी थी कि वो स्कूल कैसे आए? अर्ली मतलब जल्दी आए. एंड फायर द पॉट, यहाँ पर फायर का मतलब क्रिया है, फायर मतलब जलाना. एंड फायर द पॉट बेलीड कोल स्टोव, लोग कोयले से जलने वाली सिगड़ी को जलाए. एंड वार्म द रूम, और कक्षा को गर्म करे. बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट्स अराइव, इससे पहले कि उसके टीचर और सहपाठी विद्यालय पहुंचे. सो दिस क्वेश्चन यू आर गोइंग टू राइट इन योर नोटबुक. आप नोटबुक में लेसन 1 पूरा करने के बाद लेसन 2 हेडिंग डालेंगे द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन और उसके बाद वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे. आफ्टर राइटिंग द वर्ड्स मीनिंग यू विल स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन ए. आंसर दीज क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस. दिए गए प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए. तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया. नाउ हियर इज क्वेश्चन 2 ऑन योर स्क्रीन. What was the condition of the little boy when he was taken out of the burning school building? बालक की कंडीशन क्या थी, क्या स्थिति थी जब उसे स्कूल की जलती हुई इमारत से निकाला गया? Your answer is when the little boy was taken out of the burning school building, he was unconscious and more dead than alive. बॉय जो था जब उसे बिल्डिंग से निकाला गया तो वो अनकॉन्शियस था, वो बेहोश था, होश में नहीं था. एंड वॉज मोर डेड देन अलाइव, और जीवित से ज्यादा वे मृत दिखाई पड़ रहा था. ही हैड मेजर बर्न्स, उसको जलने वाले बड़े बड़े घाव हुए थे. ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, और वो कहाँ हुए थे? उसके शरीर के निचले भाग में यानी उसकी लेग्स में. So I'm reading for you. But the brave boy did not want to die. He made up his mind that he would survive. Somehow, to the amazement of the physician, he did survive. When the mortal danger was past, he again heard the doctor and his mother speaking quietly. The mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body, it would have been better if he had died, since he was doomed to be a lifetime cripple with no use at all of his lower limbs. Once more, the brave boy made up his mind. He would not be a cripple. He would
Unfortunately, from the waist down, he had no motor ability. His thin legs just dangled there, all but lifeless. Ultimately, he was released from the hospital. Every day, his mother would massage his little legs, but there was no feeling, no control, nothing. Yet, his determination that he would walk was as strong as ever. तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार हमको इस रीडिंग का अभ्यास करना है। अब मैं आपको इसका अनुवाद बताती हूँ कि इस पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं। But the brave boy did not want to die. लेकिन जो बॉय था बहादुर brave boy वो die मरना नहीं चाहता था। He made up his mind यानी उसने अपनी सोच बना ली थी that he would survive करना मतलब जीना, अस्तित्व में रहना, कि वो जिएगा। Somehow, to the amazement of the physician कहते हैं डॉक्टर को अचंभे में डाल देने वाली बात थी कि he did survive, वो जो है जी गया। When the mortal danger was past, और जब जो जीने का जो खतरा था जब वो बीत गया, he again heard the doctor to his mother. उसने दोबारा सुना डॉक्टर उसकी माँ से कह रहे थे quietly, धीरे से, क्या कह रहे थे? That since the fire had destroyed so much flesh, कि आग ने बालक के शरीर का काफी मांस, फ्लैश कहते हैं मांस को, इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, उसके शरीर के निचले भाग का काफी हिस्सा मांस का जो है वो नष्ट कर दिया है। इट वुड हैव बीन बेटर, ये बेहतर होगा इफ ही हैड डाइड, कि वो मर जाए। Since he was doomed to be a lifetime cripple, क्योंकि अगर वो जी भी गया तो वो जीवन भर lifetime cripple, एक अपाहिज के रूप में बिताएगा। With no use at all of his lower limbs, जिसमें उसके lower limbs पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा। lower limbs का अर्थ यहाँ पर है पैर से, उसके दोनों पैर जो हैं उनमें कोई मोटर एबिलिटी नहीं होगी, कोई मूवमेंट नहीं होगा। Once more the brave boy made up his mind. जब डॉक्टर ग्लेन कनिंघम ने डॉक्टर को मदर से ये बात कहते हुए सुना, तो once more, एक बार फिर इस बहादुर बालक ने अपनी सोच बना ली। क्या सोच बना ली? He would not be a cripple, कि वो एक अपाहिज नहीं बनेगा। He would walk, वो चलेगा, walk यानी चलना। But unfortunately, लेकिन दुर्भाग्य से, from the waist down, उसकी कमर के निचले वाले भाग में, he had no motor ability, उसमें कोई हरकत नहीं थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। His thin legs, उसकी जो thin कहते हैं पतली, legs मतलब पैर, उसके जो पतले पतले पैर थे, just dangled there, वो वहां पर हिलते रहते थे, all but lifeless, थे तो लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। Ultimately, he was released from the hospital. अंततः he was released. Release कहते हैं छुट्टी होने को, hospital यानी अस्पताल से। अंततः उसको अस्पताल से छुट्टी मिल गई। Every day, प्रतिदिन, his mother would massage his little legs. माँ तो माँ होती है, प्रतिदिन उसकी माँ उसकी पतली पतली टांगों की मालिश करती, but there was no feeling, लेकिन उसकी जो legs थी उनमें कोई एहसास नहीं था, no control और कोई नियंत्रण भी नहीं था, and nothing, और कुछ भी नहीं था। Yet his determination, लेकिन उसकी जो दृढ़ संकल्प की शक्ति थी, that he would walk, कि वो चलेगा, was as strong as ever. वो अभी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग थी, उतनी ही शक्तिशाली थी जितनी की पहले थी। उसने अभी जीवन से हार नहीं मानी थी। Now I'm going to read next paragraph. When he wasn't in bed, he was confined to a wheelchair.
One sunny day, his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air. This day, instead of sitting there, he threw himself from the chair. He pulled himself across the grass, dragging his legs behind him. He worked his way to the white picket fence bordering their lot. With great effort, he raised himself up on the fence. Then, step by step, he began dragging himself. क्या कह रहे हैं यहाँ? When he wasn't in bed, एक दिन जब वो बिस्तर पर नहीं था, he was confined to a wheelchair. Wheelchair कहते हैं पहिए वाली कुर्सी को जिस पर हम अपाहिज व्यक्ति को बैठाकर ले जाते हैं। उस दिन वो व्हील चेयर पर फिक्स था, बैठा हुआ था। One sunny day, his mother wheeled him out. एक दिन sunny day, बाहर सूर्य चमक रहा था। His mother, उसकी मदर ने उसको व्हील चेयर पर बैठाकर बाहर आंगन में लेकर गई and get some fresh air, जिससे कि उसको कुछ ताजी हवा मिल सके। This day, इस दिन, instead of sitting there, इसके बजाय कि बालक चेयर पर बैठा रहता, he threw himself from the chair. उसने अपने आप को चेयर से नीचे फेंक दिया, धकेल लिया अपने आप को। He pulled himself across the grass. उसके यार्ड में, यार्ड यानी घर के आगे की खुली जगह, वहां पर ग्रास थी, घास उगी हुई थी और शरीर का ऊपर वाला भाग जिसमें हरकत थी, जिसमें मोशन था, प्रतिक्रिया थी, उससे वो घास के ऊपर चलना प्रारंभ करता है और उसके पीछे पीछे ड्रैगिंग हिज लेग्स बिहाइंड हिम, बिहाइंड यानी पीछे, शरीर का आगे वाला हिस्सा आगे और जो बेजान पैर थे उसके वो घिसटते हुए पीछे पीछे उसके जाते हैं। He worked his way to the white picket. इस प्रकार उसने पहले घास पर घिसटना सीखा और धीरे धीरे उसके घर के बाहर जो व्हाइट पिकेट फेंस थी, यहाँ मैं आपको व्हाइट पिकेट का जो अर्थ है वो समझाने के लिए यहाँ लेकर चलती हूँ। यू कैन सी दिस इज द पिकेट ऑफ हिज हाउस। ये घर है और ये घर के बाहर जो बागड़ लगी होती है, इसे हम हिंदी में बागड़ कहते हैं और इंग्लिश में हम फेंस कहते हैं। इसमें एक एक लकड़ी जो है इसे हम पिकेट कहते हैं। इसे पकड़कर उसने खड़े होने का प्रयास करना सीखा। क्योंकि वह चलना चाहता था, इसीलिए उसने अपने आप व्हील चेयर पर बैठना पसंद नहीं किया। लेट्स कम टू द लाइन। विथ ग्रेट एफर्ट, बड़ी ग्रेट यानी बहुत अधिक प्रयास, एफर्ट यानी प्रयास, प्रयत्न के साथ, he raised himself up on the fence. उसने अपने आप को रेज किया, खड़ा किया, फेंस यानी बागड़ की सहायता से। Then step by step, एक एक बागड़ की जो एक एक स्टेक है उसको पकड़कर he began dragging himself. उसने अपने आप को घिसटना प्रारंभ किया। Now children, we will look at the question answers which are based on this. अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो इन 3 पैराग्राफ्स पर आधारित है। This is question 4 on your screen, which we have done in our last video. What was the opinion of the doctor about the burnt boy? डॉक्टर का क्या विचार था burnt boy, जले हुए बालक के बारे में? The doctor said that the boy would surely die. डॉक्टर ने कहा था कि बालक जो है वो बिल्कुल मरने की कगार पर है, वो जी नहीं पाएगा। And it was better, और ऐसा होता तो ठीक होता, for him as the lower half of his body was terribly burnt, क्योंकि उसके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से जल चुका था। Now, what did the boy decide after listening that he would surely die? What did the boy decide? Decide करना यानी निश्चित करना। बालक ने क्या निश्चित किया after listening that he would surely die? यह सुनकर कि वो निश्चित रूप से मर जाएगा। Just see the answer. The boy decided that he would survive. उसने ये डिसाइड किया, निश्चय किया कि वह जिएगा, वह मरेगा नहीं।
Now, there is question 6. What was the opinion of the doctor after the boy had survived? जब डॉक्टर ने ये देखा कि बालक किसी प्रकार से जीने में सफल हो गया, तब डॉक्टर की क्या विचारधारा थी? Your answer is, the doctor said that since the flesh in the lower part of the boy's body was destroyed, he was doomed to be a lifetime cripple with no use of all of his lower limbs. चिकित्सक ने कहा कि चूंकि बालक के शरीर के निचले हिस्से का मांस जो है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया है, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट हो गया है, और वो क्या हो गया है, इसीलिए उसके शरीर का निचला भाग कार्य नहीं करेगा, लाइफ टाइम क्रिपल, और वे आजीवन अपाहिज का ही जीवन बिताएगा। ये बात डॉक्टर ने उसकी मां से कही। नाउ there is question B. Question 1. What was the effect of the doctor's words on the terribly burnt boy? डॉक्टर के उन वर्ड्स को, उन शब्दों को सुनने के बाद बॉय के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ? इफेक्ट यानी प्रभाव। You can see the answer. The terribly burnt boy, on listening the doctor's words, decided